नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी जंगल का भूत। एक गांव में लोकेश अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माँ का स्वर्गवास हो चुका था। लोकेश के पिता रामेश्वर उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। यही उसकी माँ का भी सपना था, जिसे पूरा करने की कोशिश दोनों बाप बेटे जी जान से करते थे। लोकेश का स्कूल बहुत दूर था, बीच में जंगल पड़ता था। वह सुबह जल्दी घर से निकलता था और जंगल के रास्ते स्कूल जाता था। एक दिन वह स्कूल से वापस आ रहा था। सुनसान जंगल में उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वो डर गया, लेकिन हिम्मत करके आगे चलता रहा। भूत बोला, लड़के कहाँ जा रहा है? लोकेश डरते डरते, तुम कौन हो? भूत, मैं इस जंगल का भूत हूँ। बहुत दिन से तुझे देख रहा हूँ। तुझे डर नहीं लगता? गांव वाले मेरे डर से इस जंगल में नहीं आते। लोकेश, डर तो लगता है, लेकिन स्कूल जाने का यही एक रास्ता है। दूसरे रास्ते से नदी पार करके जाना पड़ता है और नाव वाले को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। भूत बोला, खबरदार, जो कल से इस रास्ते से आया, मैं तुझे खा जाऊंगा। लोकेश, लेकिन मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? भूत, इस जंगल में मेरे अलावा कोई और नहीं रह सकता। लोकेश, मैं कौन सा यहाँ रहने आया हूँ? मैं बस दिन में 2 बार यहाँ से गुजरता हूँ। भूत बोला, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? लोकेश, डर तो लगता है, लेकिन मैंने अपनी मरती हुई माँ से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का वादा किया था। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भूत को उस पर तरस आ जाता है। भूत, चल ठीक है, तू यहाँ से आ जा सकता है, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना, न किसी को अपने साथ यहाँ लाना। लोकेश बहुत खुश होता है। वह जल्दी से उस जंगल से निकलकर घर पहुँच जाता है। लोकेश अपने पिता को सब बताना चाहता था, लेकिन उसके पिता रामेश्वर जी ये बात जानकर उसे जंगल में नहीं जाने देते, इसलिए वह चुप रहता है। अगले दिन से वह डरते डरते जंगल से स्कूल आने जाने लगता है। कभी कभी उसे भूत की आवाज सुनाई देती है। भूत उससे सवाल पूछता, जैसे तेरे पिता क्या करते हैं? आज स्कूल में क्या पढ़ाया? लोकेश भूत के सवालों के जवाब देता था। धीरे धीरे उसका भूत से डर निकल जाता है। अब वह हर दिन भूत से बातें किया करता था। एक दिन लोकेश ने भूत से पूछा, तुम भूत कैसे बन गए? भूत बोला, मुझे कुछ लोगों ने मार दिया था। जब तक उनसे बदला नहीं लूंगा, मैं भूत ही बना रहूंगा। लोकेश बोला, लेकिन क्यों मारा था तुम्हें? भूत, मैं फसल बेचकर पैसे लेकर गांव आ रहा था, तभी 4 लोगों ने मेरे पैसे छीन लिए और मुझे मार दिया। ये सुनकर लोकेश को बहुत दुख होता है। लोकेश बोला, तुम उनको माफ कर दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। भूत बोला, लड़के, तुझसे बात कर लेता हूँ तो तू कुछ भी बोल रहा है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो अगली बार से जंगल में घुसने नहीं दूंगा। लोकेश बोला, हमारे मास्टर जी कहते हैं, कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम भी बदला लेने के लिए उसके साथ बुरा करो, तो तुम्हारे में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? मेरी बात मानो, उन्हें माफ कर दो और सब भूल जाओ। भूत कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में लोकेश की परीक्षा आने वाली होती है। लोकेश की परीक्षा से पहले कुछ दिन की छुट्टी पड़ जाती है। वह घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता खेत पर गए हुए थे, तभी उसे भूत की आवाज सुनाई देती है। लोकेश बोला, अरे तुम यहाँ कैसे? भूत बोला, तुम इतने दिन से नहीं आए, मैंने सोचा कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गए। लोकेश बोला, नहीं, वो तो मेरी परीक्षा आने वाली है, इसलिए स्कूल की छुट्टी पड़ गई है। भूत बोला, तुम जंगल में बैठकर भी तो पढ़ सकते हो, रोज रोज वहीं आ जाया करो, मेरा मन नहीं लगता। लोकेश भूत की बात मानकर उसके पीछे पीछे जंगल चल देता है। वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने लगता है। भूत बोला,
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नकल करा सकता हूँ। मैं तुम्हारे सामने कॉपी लेकर आ जाऊंगा। मुझे और कॉपी को केवल तुम ही देख पाओगे। तुम देखकर पेपर दे देना। लोकेश बोला, नहीं, ये गलत होगा। मुझे अपनी क्षमता से पेपर देना चाहिए। नकल करके मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। भूत बोला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। लोकेश बोला, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो सुनो, उन लोगों को माफ कर दो और मुक्त हो जाओ। भूत वहां से चला जाता है। कुछ देर में लोकेश भी घर आ जाता है। अगले दिन लोकेश के घर पर कुछ लोग आए थे जो उसके पिता से बात कर रहे थे। बाद में वे लोग चले जाते हैं। लोकेश, पिताजी, ये लोग कौन थे? रामेश्वर जी, ये सब गुंडे थे। इन्होंने एक आदमी से पैसे छीनकर उसे मार दिया था। ये बता रहे थे बहुत दिनों से परेशान थे, ना खा पाते थे, ना सो पाते थे। लेकिन कल वही आदमी इनके सपने में आकर बोला कि रामेश्वर जी के बेटे लोकेश के कारण मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। तब से ये चारों हमें ढूंढ रहे थे। अब चारों जाकर पुलिस स्टेशन में पेश होने जा रहे हैं। पता नहीं ये हमें कैसे जानते हैं। लोकेश अपने पिता को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसके पिता पहले तो डर जाते हैं, लेकिन जब वे शांति से सारी बात सोचते हैं तो लोकेश को लेकर जंगल में पहुंच जाते हैं। लोकेश भूत को आवाज देने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं आता। रामेश्वर जी, बेटा, वो अब मुक्ति पा चुका है, चलो अब घर चलें। लोकेश रोते हुए घर वापस आ जाता है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब गांव के लोग बिना किसी डर के उस जंगल में आने जाने लगते हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी कहानी बलि का बकरा। लोग उसे लालू के नाम से पुकारते थे, लेकिन उसका घर का नाम कुछ और भी था। तुम्हें यह पता होगा कि लाल शब्द का अर्थ प्रिय होता है। ये नाम उसका किसने रखा था यह मैं नहीं जानता, लेकिन देखा ऐसा गया है कि कोई कोई व्यक्ति यूं ही सबके प्रिय बन जाते हैं। लालू भी ऐसा ही व्यक्ति था। स्कूल से पास होकर हम कॉलेज में दाखिल हो गए। लालू ने कहा, भाई, अब मैं रोजगार करूंगा। इसके बाद अपनी माँ से 10 रुपए मांगकर उसने ठेकेदारी का काम करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, 10 रुपए से भला कहीं रोजगार होता है? अगर इतनी पूंजी से रोजगार होता तो सब कर लेते। लालू ने कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। वो सबके लिए प्रिय था, इसलिए उसे काम मिलते देर न लगी। कॉलेज से लौटते वक्त रोजाना हम उसे रास्ते में सिर पर छाता लगाए हुए कुछ मजदूरों के बीच अपने काम में संलग्न पाते थे। हम लोगों को देखते ही चिढ़ाते हुए वो कह उठता था, अरे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जाओ, वरना परसेंटेज में कमी आ जाएगी। गांव की पाठशाला में जब हम एक साथ पढ़ते थे, तभी से वह मिस्त्री का काम करने में चतुर था। उसके बस्ते में एक नहनी, एक छुरी, एक छोटी हथौड़ी, एक घोड़े की नाल और एक छेनी हर वक्त रखी रहती थी। इन चीजों का संग्रह उसने कब और कैसे किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं बचा था जिसे वह इन सामग्रियों से ना कर सके। स्कूल के सभी साथियों का छाता मरम्मत, स्लेट का फ्रेम ठीक करना, खेल कूद के समय पैजामा या कमीज को सी देना, इसी तरह वह बहुत से काम किया करता था। किसी भी कार्य के लिए इनकार उसने कभी नहीं किया। इसके अतिरिक्त भी नाना प्रकार की चीजें बनाया करता था। एक बार छठ के मेले के समय 2 आने का रंगीन कागज और मिट्टी के प्याले खरीदकर न जाने क्या क्या बनाकर उसने गंगा किनारे बैठकर उन खिलौनों को 2.5 रुपए में बेच दिया था। उस मुनाफे की रकम में से उसने हम लोगों को चिनिया बादाम खिलाया था। इसी तरह दिन गुजरते गए और हम क्रमशः बड़े होते गए। जिम्नास्टिक खेल लालू सबसे अधिक तेज खेलता था। उसके बदन में जैसे ताकत थी वैसा ही साहस था।
डरने का नाम उसने कभी नहीं सुना था। कोई भी आकर बुलाए उसके यहाँ चला जाता था। प्रत्येक की विपदा के समय सबसे पहले वो जाकर हाजिर होता था। अगर उसमें कोई ऐप था तो एक यही था कि मौका पाने पर डराया करता था, चाहे कोई भी क्यों ना हो। बच्चा बूढ़ा उसके लिए सब बराबर थे। हम तो समझ ही नहीं पाते थे, लेकिन वह न जाने कैसे ऐसे विचित्र उपायों को खोज डालता था। आज उसकी एक कहानी सुना ही दूं। पड़ोस के मनोहर चटर्जी के यहाँ काली की पूजा हो रही थी। ठीक अर्धरात्र के समय बकरा बलिदान होना था, लेकिन बल देने वाले लोहार का कहीं भी पता नहीं था। देर होते देख कई व्यक्ति उसके यहाँ गए तो देखा लोहार के पेट में काफी दर्द है और आने में बिल्कुल असमर्थ है। लौट कर आकर लोगों ने खबर दी। खबर पाते ही सबके सब सिर पर हाथ रख कर बैठ गए। इधर बिना बलिदान किए पूजा अधूरी रह जाएगी। अब इतनी रात को दूसरे आदमी की तलाश कहाँ की जाए। इस साल अब देवी पूजा ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, लालू यह काम कर सकता है। इस तरह ना जाने कितने बकरों को वह काट चुका है। इतना कहना था कि कुछ लोग लालू के घर उसे बुलाने के लिए दौड़ पड़े। लालू उस समय सो रहा था। उठकर बोला, नहीं नहीं, अरे बेटा मना मत करो, चले चलो, वरना देवी की पूजा संपन्न न होने से गांव का सत्यानाश हो जाएगा। लालू ने कहा, होने दो, बलिदान कार्य बचपन में मैंने किया था, लेकिन अब नहीं करूंगा। जो लोग बुलाने आए काफी मान मनोबल करने लगे, क्योंकि बलिदान के मुहूर्त में अब केवल 15 मिनट बाकी थे। इसके बाद बलिदान देना न देना बराबर होगा। माँ काली के प्रकोप से सर्वनाश हो जाएगा। तभी लालू के पिता ने आकर कहा, ये चारों तरफ से निराश होकर आए हैं। गांव के कल्याण के लिए तुम्हें जाना चाहिए। जाओ। इस आदेश को अस्वीकार कर दे, इतनी हिम्मत लालू में नहीं थी। फिर उसे चटर्जी साहब के यहाँ जाना पड़ा। लालू को अपने यहाँ देखकर चटर्जी महाशय प्रसन्न हो उठे। इधर बलिदान का समय नजदीक आता जा रहा था। जल्दी से बकरा लाकर उसे माला सिंदूर पहनाया गया। फिर कटघरे में उसका सिर रख दिया गया। पूजा देखने के लिए आई हुई भीड़ जय काली माता की, जय काली माता की नारा लगाने लगी। उसी के बीच में देखते ही देखते खच से आवाज हुई और एक निरीह बेजान जीव का धड़ सिर से अलग होकर नीचे गिर पड़ा। खून के धार से धरती लाल हो उठी। लालू ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पुनः कुछ देर के लिए शंख ध्वनि, घंटे की आवाज रुक गई। दूसरा बकरा आया। उसे भी पहले की तरह माला फूल और सिंदूर लगाया गया। इसके बाद भक्तों द्वारा जय काली माता की, जय काली माता की आवाज गूंजी और लालू का दांव एक बार पुनः ऊपर उठा और फिर एक बार आखिरी बार तड़पड़ाते हुए बकरा समस्त भक्तों के विरुद्ध न जाने कौन सी फरियाद करते हुए शांत हो गया। उसके खून से लाल मिट्टी फिर भीग उठी। बाहर शहनाई बज रही थी। आंगन में बहुत से व्यक्ति जमा थे। सामने गलीचों के ऊपर मनोहर चटर्जी आंखें बंद करके इष्ट नाम जप रहे थे। तभी लालू एकाएक भयंकर रूप से गरज उठा। कोलाहल, वाद्य ध्वनि, सब कुछ एक बार की रुक गई। सबकी कौतूहल भरी निगाहें लालू की तरफ घूम गई। लालू ने बड़ी बड़ी आंखें नचाते हुए कहा, और बकरा कहाँ है? घर के भीतर से किसी ने डरते हुए पूछा, और बकरा? दो ही का तो बलिदान होने वाला था। लालू ने खून से लथपथ दाव को ऊपर की ओर 3 बार घुमाते हुए भीषण गर्जन करते हुए कहा, और बकरा नहीं है? ये नहीं हो सकता। मेरे सिर पर खून चढ़ गया है। लाओ बकरा, वरना मैं आज जिसे देखूंगा उसी का बलिदान करूंगा। नर बलि, जय भवानी की, जय माता काली कहता हुआ इधर से उधर उछलने लगा। इधर उसके हाथ का दांव लाठी की तरह भनाभन घूम रहा था। उस समय लालू का रंग देखकर वहां की जो हालत हुई उसका वर्णन करना मुश्किल है। सभी एक साथ बाहर को दौड़ पड़े।
कहीं लालू उन्हें पकड़कर बलि पर चढ़ा न दे। इस भगदड़ के कारण वहां की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कोई उधर गिरा तो कोई इधर गिरा, कोई मुंह के बल गिरा तो कोई सिर के बल गिरा, कोई किसी के हाथ के नीचे से भाग रहा है तो कोई किसी के टांग के नीचे से। यह सब कांड कुछ देर तक होता रहा, फिर सब शांत हो गया। लालू गरज उठा, मनोहर चटर्जी कहाँ है? पुरोहित कहाँ गया? पुरोहित महाशय दुबले पतले थे और इसी भगदड़ के समय काली देवी की प्रतिमा के पीछे जाकर छिप गए। गुरुदेव महाशय कुशासन पर बैठे माला जप रहे थे। हालत देखकर वे भी एक बड़े खंभे की आड़ में जा छिपे, लेकिन मनोहर चटर्जी अपनी भारी भरकम तोंद लेकर भागने से लाचार रहे। लालू ने आगे बढ़कर उनका एक हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, चलो अब तुम्हारी बलि दूं। एक तो कसकर उसने हाथ पकड़ रखा था, दूसरे हाथ में दांव देखकर चटर्जी के प्राण सूख गए। रोते हुए विनती करते हुए बोले, लालू बेटा जरा शांत होकर देख, मैं बकरा नहीं हूँ, आदमी हूँ। रिश्ते के नाते मैं तेरा ताऊ लगता हूँ। तेरे पिताजी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। ये सब मैं नहीं जानता, इस वक्त मुझे खून चाहिए। चलो तुम्हारा बलिदान करूंगा, जगदम्बा की यही इच्छा है। चटर्जी फपक कर रोते हुए बोले, नहीं बेटा, माँ की यह इच्छा नहीं है, वे तो जगजननी है, वे जगजननी है, इसका पता है तुम्हें। आप फिर बकरा बलिदान करोगे? मुझे बलिदान देने के लिए अब बुलाओगे? चटर्जी ने रोते रोते कहा, नहीं बेटा, अब बलिदान कभी नहीं करूंगा। मैं काली माता के सामने कसम खाता हूँ, आज से मेरे यहाँ कभी बलिदान नहीं होगा। ठीक कह रहे हो ना? हाँ बेटा, ठीक कह रहा हूँ, अब कभी नहीं कराऊंगा। मेरा हाथ छोड़ दे बेटा, पखाने जाऊंगा। लालू ने हाथ छोड़ते हुए कहा, अच्छा जाओ, तुम्हें छोड़ दे रहा हूं, लेकिन पुरोहित कहाँ गया और गुरुदेव कहाँ गए? कहता हुआ वह एक बार फिर गरज उठा, फिर कमरे में से इधर उधर टहलते हुए बरामदे के करीब आ गया। उसका भयंकर रूप देखकर खंबे की आड़ से गुरुदेव और प्रतिमा की आड़ से पुरोहित जी दोनों एक साथ खरुड़ स्वर में दो प्रकार की आवाजों में चीख उठे। दोनों का स्वर दो ढंग का ऐसा बेसुरा हो गया कि लालू अपने को संभाल नहीं पाया। हो कर हंसते हुए दाव एक और फेंक कर भाग खड़ा हुआ। तब यह किसी को समझते देर न लगी कि लालू ने यह सब ढोंग किया था। सचमुच उसके ऊपर काली माता सवार नहीं हुई थी। ये कांड लोगों को डराने के लिए उसने किया था। थोड़ी देर बाद पुनः भक्तों की भीड़ जुट गई। अभी पूजा पूरी नहीं हुई थी। थोड़ी देर में महाकलरव के साथ पूजा समारोह शुरू हो गया। मनोहर चटर्जी ने नाराज होकर कहा, कल ही कमबख्त ललुआ को 50 जूते उसके बाप से लगवाऊंगा। लेकिन उसे जूते नहीं खाने पड़े। सवेरा होने के पहले ही वह गांव से गायब हो गया। एक हफ्ते के बाद वो एक दिन शाम के समय मनोहर चटर्जी के यहाँ जाकर उसने माफी मांग आया। बाप की नाराजगी भी दूर हो गई, लेकिन इससे एक फायदा यह हुआ कि उस घटना के बाद मनोहर चटर्जी के यहाँ फिर कभी बलिदान नहीं हुआ। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी कैलाशी नानी। पता नहीं मेरी कैलाशी नानी अभी संसार में है भी कि नहीं, परंतु उनकी स्मृति इतनी ताजा है कि आज भी कैलाशी नानी वही अपनी मैली सी घुटने के ऊपर तक की धोती और फटी हुई मिर्जई पहने, बगल में रोटी और नमक की पोटली संभाले और हाथों में गायों के हाँकने का डंडा लिए न जाने कितनी बार आंखों के सामने घूमती हुई दिख जाती हैं। वो गंवार अनपढ़ स्त्री जिसे अक्षर का भी ज्ञान ना था, सहज ही भुला देने योग्य ना थी। मेरी नानी ना होकर भी वो मेरी नानी थी। मेरे मामा के गांव में मामा के घर से हटकर उनका छोटा सा झोपड़ा था, लिपा पुता साफ।
उस झोपड़े में ना तो कोई दरवाजा था जो कभी बंद हो सके और ना ही दूसरा कोई सामान। बर्तनों के नाम पर कुछ मिट्टी के ठीकरे थे और बिस्तर की जगह थोड़ा पुआल पड़ा था। यही मेरी कैलाशी नानी की गृहस्थी थी। पड़ोसी ही उनके परिवार वाले थे और गांव के बच्चे उनके परमेश्वर। हाँ, तो मेरी कैलाशी नानी उस गांव के रहने वालों के जानवर चराने ले जाया करती थी। उस गांव में करीब 40 घर थे और प्रत्येक घर से एक सेर अनाज चराई में मिल जाया करता था। कैलाशी नानी की जीविका यही थी। इसी में कैलाशी नानी का दान पुण्य हो जाया करता था और इसी अनाज को बदलकर उन्हें रोज के व्यवहार के लिए नमक, मिर्च, मसाला भी लेना पड़ता था। पैसे तो गांव वालों को वैसे ही बड़ी कठिनाई से देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के जीवन बिताकर भी कैलाशी नानी दुखी न थी। वे सदा प्रसन्न और हंसती रहती थी। दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहती। आधी रात को भी बुला लो तो वो तुम्हारा काम कर देंगी और तुमसे किसी प्रकार की आशा ना रखेंगी। जाड़े के दिन शुरू थे। एक दिन मामा के गांव से एक आदमी संदेशा लेकर आया कि मामा ने माँ और बच्चों को बुलवाया है। जब तक माँ ने मामा के घर चलने की तैयारी ना कर डाली तब तक हम भाई बहनों ने उन्हें तंग कर डाला। सबसे बड़ा भाई मैट्रिक में था, इसलिए उसे छोड़कर हम सभी भाई बहनों को लेकर आखिर माँ एक दिन मामा के घर आ गई। माँ के साथ आने वाले भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र 10-11 वर्ष थी। हम भाई बहनों को मामा के घर में और तो कुछ अच्छा ना लगता, पर मामा के घर से 100 फुट दूर एक नदी बहती थी। उसमें नहाने और कैलाशी नानी के साथ ढोर चराने के लिए जाने में बड़ा आनंद आता था। कैलाशी नानी जिस जगह ढोरों को ले जाती थी वहाँ दूर तक जहाँ तक दृष्टि जाती सब हरा ही हरा दिखाई पड़ता था। दूर दूर तक आम, पीपल और ढाक के वृक्ष थे। इनकी घनी छाया में दोपहर को आराम करते गांव के छोटे बच्चों का एक झुंड नानी के नेतृत्व में ढोर चराने निकल जाता। वहाँ केवल ढोर ही न चराने जाते थे, वहाँ कहानियाँ भी कही जाती, पहेलियाँ पूछी जाती और कभी कभी रामलीला का खेल भी खेला जाता। हम भाई बहनों को इस ग्रामीण जीवन में बहुत सुख मिलता। एक भाई बहुत छोटा था, वो तो माँ के साथ ही रहता था। हम 3 भाई बहन प्रायः रोज कैलाशी नानी के साथ जंगल में भाग जाते। मुझे याद है हम घर के अच्छे से अच्छे भोजन को यह कहकर छोड़ देते थे कि अच्छा नहीं बना, और सच ही वह अच्छा न लगता था। कैलाशी नानी की जंगल में सूखी रोटियां, नमक या कभी चटनी के साथ खाने में जितना स्वाद आता था उतना स्वाद कभी किसी भोजन में नहीं आया। रोटियां भी गेहूं की नहीं, न जाने किस तरह के अनाज मिलाकर बनाई जाती थी। कैलाशी नानी को हर घर से एक ही अनाज तो मिलता ना था। कहीं गेहूं, कहीं जौ, ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर सब मिलाकर इकट्ठा कर देती और रोज आवश्यकता अनुसार किसी की चक्की से पीस लाती और दूसरे दिन के लिए रोटियां सेक रखती। यही उनका प्रतिदिन का आहार था। यही रोटियां वो सबको खिलाती थी और हम लोग बड़े स्वाद से खाते थे। कभी कभी गांव के दूसरे बच्चे नदी में धोती फैलाकर मछली भूनते। उस दिन कैलाशी नानी रोटी भी ना खाती, सत्तू खाकर ही रह जाती। इसी प्रकार एक दिन हम लोग कैलाशी नानी के साथ हार पर गए थे। उस दिन कैलाशी नानी ने राजा रानी की कहानी सुनाई थी। राजा की एक राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर, बड़ी नेक। किंतु एक दिन जब वह नदी पर नहा रही थी तब परियों के देश का राजा का राजकुमार आया और राजकुमारी को घोड़े पर बैठा कर ले भागा। कहानी सुनने के बाद कलेवा से पहले हम लोग बड़ी देर तक नहाते थे और तैरते थे। पानी बहुत गहरा ना था पर बड़ा साफ था। नदी में नहाने का ही प्रलोभन हमें रोज यहाँ घसीट लाता। हाँ, तो उस दिन नहाते नहाते मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं परियों के देश का राजकुमार ना आ जाए। वहाँ राजकुमार तो ना आया, परंतु जब नहा धोकर लौटी तो देखा कि कैलाशी नानी के पास कोई बैठा है।
कपड़े जरा साफ सुथरे थे। मैं डरी कि कहीं यही तो वह राजकुमार नहीं है। फिर घबराकर दूर तक नजर दौड़ाकर देखा, कहीं भी कोई घोड़ा ना दिखा। मैं बेफिक्र हो गई कि यह राजकुमार नहीं है, वह होता तो घोड़ा जरूर होता। बाद में कैलाशी नानी से मालूम हुआ कि वह गांव का जमींदार है और कैलाशी नानी को हर महीने ढोर चरवाही में 5 सेर अनाज देता है। वह वही हम लोगों के पास ही पीपल के पेड़ की जड़ पर बैठ गया और हम सब भाई बहनों के बारे में कैलाशी नानी से बातचीत करने लगा। जब उसे यह मालूम हुआ कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि गांव में तो उस समय लड़की के पैदा होते ही ब्याह की बातचीत हो जाती और 3-4 साल के होते होते तो उसका ब्याह भी हो जाता था। उसने स्वर को धीमा करके कैलाशी नानी से कहा कि क्या कुल में कोई दाग है जो इतनी बड़ी लड़की अब तक कुंवारी है। कैलाशी नानी ने कहा, नहीं भैया, कुल में दाग वाग कुछ नहीं है, बड़े आदमी हैं, लड़की लड़के सभी मदरसे में पढ़ते हैं। यही बिटिया रामायण बाँच लेती है, अंग्रेजी पढ़ती है, जब पढ़ लेगी तब लायक वर देखकर ब्याह करेंगे। वह जमींदार जितनी देर तक बैठा रहा, बार बार हमें ही देखता रहा। दूसरे दिन जब कैलाशी नानी ढोर ढीलने आई तो छोटे भाई बहन अभी सोकर नहीं उठे थे, इसलिए मैं अकेली ही नानी के साथ निकल गई। कलेवा करने से पहले हम सब बच्चे फिर नदी में नहाने गए। जब हम जा रहे थे तभी वह जमींदार फिर आया। वह कैलाशी नानी को बड़ी देर तक कुछ समझाता रहा। उसे कैलाशी नानी ने हाथ जोड़कर कुछ अस्वीकार किया। जमींदार कुछ न सुनकर नानी के पल्लू में जबरदस्ती कुछ बांध दिया। हम लोग भी रोटी खाने आए, पर आज कैलाशी नानी रोज की तरह खुश न थी। उनके चेहरे पर एक तरह की उदासी थी जो छिपाए ना छिपती थी। उन्होंने हमें खिलाया पिलाया और फिर कहानी सुनाने बैठी, किंतु कहानी में उनका मन ना लगा। अन्य दिनों की तरह जब मैं बच्चों के साथ ढोर हाँकने जाने लगी तो जाने ना दिया। उन्होंने मुझे अपने पास ही बिठाए रखा। मैंने जिद की तो मुझे डांट भी दिया। शाम हो चुकी थी। माँ तुलसी के पास दिया जला रही थी। कैलाशी नानी छिपती हुई सी माँ के पास आई और इशारे से बुलाकर अलग कमरे में ले गई। उन्होंने माँ से कहा कि वह अपने बच्चों समेत जल्दी से जल्दी घर वापस चली जाए, कारण कि वह जमींदार हम दोनों बहनों को अपने नालायक पुत्रों की वधू बनाना चाहता है। जमींदार का मेरे मामा से बहुत दिनों से बैर चला आ रहा था। शायद वह अपने इस बैर का बदला इस प्रकार लेना चाहता है। वह चाहता है कि कैलाशी के साथ ढोर चराने जाने पर वह हम दोनों बहनों की मांग में अपने पुत्रों से सिंदूर भरवा दे। इस प्रकार हम दोनों बहनें उसकी पुत्र वधू बन जाएंगी। मामा जानकर भी कुछ ना कर सकेंगे। इस काम में वह कैलाशी नानी की सहायता लेना चाहता था, इसलिए 10 रुपए उनके पल्लू में जबरदस्ती बांध दिए थे। 40 रुपए काम पूरा हो जाने पर देने का वादा किया था। कैलाशी नानी ने शपथ लेते हुए वह 10 रुपए कमर से निकालकर माँ को दिखाए और फिर बोली, बिटिया झूठ नहीं कहती, मेरे पास तो 10 पैसे भी नहीं, फिर ये 10 रुपए कहाँ से आए? ये उसी अधर्मी ने बांध दिए हैं। तुम बिटिया को लेकर चली जाओ। इस गांव का जमींदार इतना अधर्मी है, तुम यहाँ फिर ना आना। बिटिया का शादी ब्याह करके ससुराल भेज कर ही फिर आना। कैलाशी ने यह भी कहा कि वह हमारे जाते ही इन रुपयों को जमींदार के आगे फेंक देगी। अधर्म का पैसा वह कभी स्वीकार ना करेगी। मुझे याद आया कि एक दिन इकन्नी लेकर मैं नानी के साथ चली गई और कैलाशी नानी ने मुझसे लेकर वह बहुत संभाल कर रख लिया और शाम को लौटकर वह माँ को वापस कर दिया। माँ ने जब वह इकन्नी उन्हीं को वापस दे दी तो कैलाशी नानी के चेहरे से ऐसा भाव टपक रहा था जैसे उन्हें कहीं का खजाना मिल गया हो। कई बार इकन्नी को उलट पलट कर देखने के बाद कैलाशी नानी ने उसे कमर में खोस लिया।
माँ को जाने कितने आशीर्वाद देती हुई वह चली गई। वही कैलाशी नानी आज कमर में 10 रुपए बांधी थी। कल जरा सी बात पर 40 रुपए और मिलने वाले थे, पर कैलाशी नानी अधर्म का पैसा लेना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा कि अगले दिन वह हमें वहां से भेजे बिना ढोर चराने नहीं जाएंगी और जमींदार के रुपए उसके दरवाजे पर जाकर फेंक देंगी। फिर तो चाहे वह महीनों का 5 सेर अनाज भी बंद कर दे। कैलाशी डरती नहीं, वो कहीं भी जाकर ढोर चरा कर पेट पाल लेगी। माँ उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कोई कैसे उनकी पुत्रियों की मांग में सिंदूर भरकर घर में रख लेगा। मेरे पिताजी प्रसिद्ध वकील हैं, वे जमींदार को जेल खाने की हवा खिला सकते थे। फिर भी माँ कैलाशी नानी के आग्रह को न टाल सकी। दूसरे दिन वह हमें लेकर घर चली आई। तब से आज तक कैलाशी नानी का हमें कोई समाचार नहीं मिला था। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी कैलाशी नानी।